आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन। 1 महीने पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव। बेटे फैजल ने ट्वीट करके दी जानकारी। अहमद पटेल के निधन पर सीएम शिवराज सहित कई नेताओं ने जताया दुख। कोरोना से थे संक्रमित। दिग्विजय सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री ने बुलाई बैठक। लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल को लेकर के बुधवार को करेंगे चर्चा। कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद आज कर सकते हैं सरेंडर। कोर्ट के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। टीआई पर फायर किया था। बदले में पुलिस ने बदमाशों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शहर में निकाला जुलूस। बंगाल की खाड़ी में उठा निवार तूफान। एमपी में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंदसौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुलिस टीम पर फायरिंग करने का यह पूरा मामला है। मंदसौर से बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस टीम पर फायरिंग करने का मामला। टीआई पर बदमाशों ने किया था फायर। बदले में पुलिस ने बदमाशों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मंदसौर शहर में निकाला गया है जुलूस। मंदसौर की सीमा मऊ पुलिस ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों का शहर के मुख्य रास्तों से जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने उनकी सरेराह पिटाई भी की। बीते दिन गांव बेलारी में दबिश देने पहुंचे टीआई पर इनामी बदमाश अमजद लाला ने फायरिंग कर दी थी और वो भाग गया था। पुलिस ने जिन आरोपियों को आज जुलूस निकाला है, आरोपी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। टीआई पर बदमाशों ने किया था हमला। बदले में पुलिस ने बदमाशों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। बीच सड़क में किस तरीके से जुलूस निकाला जा रहा है इन अपराधियों का, और साथ ही साथ जमकर इनकी पिटाई भी की जा रही है। अपराधियों को सबक सिखाने के लिए इस तरीके का पुलिस को रवैया अपनाना पड़ा, क्योंकि टीआई पर इन बदमाशों ने फायर किया था। भोपाल से खबर आपको बताते हैं। कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं। कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद आज कर सकते हैं सरेंडर। कोर्ट के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जमानत को लेकर के आज होने वाली सुनवाई। कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद आज कर सकते हैं सरेंडर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जमानत को लेकर के आज सुनवाई होनी है। कोर्ट ने जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, इसको लेकर क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो ये काफी दिनों से मामला चल रहा था और कोर्ट के समन के बावजूद भी वो कहीं से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। और तो हर जगह जाके जहाँ जगह बदली करते थे, बिहार चुनाव की बात भी करें तो वहाँ पे उनकी बात चली थी कि वहाँ पे और वहाँ छुटने की बात हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिला भोपाल न्यायालय के पास पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। न्यायालय से जुड़ी जानकारी माने तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के मामले में जोड़कर देखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था उन्हीं के लिए लगाया गया है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो जमानत को लेकर के आज होने वाली है सुनवाई। कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। अहमद पटेल ने कहा कि आज सुबह 3:30 पर उनका निधन हुआ है। देखिए पूरी जानकारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल को सुबह 3:30 पर निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि वे बेहद दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। फैजल पटेल ने कहा कि 25 तारीख सुबह 3:30 पर उनके पिता का निधन हो गया। फैजल पटेल ने कहा कि लगभग 1 महीना पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और वे मल्टी ऑर्गन फेल्योर के शिकार हो गए। फैजल पटेल ने कहा कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसी पर कांग्रेस नेताओं ने शोक जताया। क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। लगता है एक स्वस्थ रहने वाले, हमेशा हंसमुख रहने वाले अहमद पटेल जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। गहरा आघात हमें व्यक्तिगत रूप से तो लगा ही है, पूरे कांग्रेस परिवार को और उनके अपने व्यक्तिगत परिवार को गहरा अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। सामाजिक सेवा में, राजनीतिक फील्ड में इतने लंबे अरसे तक इतने विश्वास पात्र रह के एक विचारधारा के साथ, एक परिवार के साथ, एक पार्टी के साथ लगे रहना और हमेशा जब भी कोई समस्या हुई एक संकट मोचक की तरह से वो सामने उभर के आते थे। अब मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत आघात पहुंचा है। उनका बड़ा स्नेह रहा और राज्यसभा के सदस्य होने के नाते निरंतर देखते थे, जो डिबेट में भाग लेते थे, आगे बढ़ के भाग लेते थे, हम सबको प्रेरित करते थे, हम सबको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और वो हम लोगों के बीच में आज नहीं रहे। वो हमेशा मिस करेंगे उनको और एक प्रेरणा के रूप में हमेशा एक स्तंभ, राजनीतिक स्तंभ, सामाजिक स्तंभ, पार्टी के वरिष्ठ नेता जो प्रेरणा देते रहेंगे, उस तरह से देखा जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ व्यक्तिगत। किसी के साथ बुरी तरीके से बात नहीं करते थे, विनम्रता से बात करते थे और मैं समझता हूँ कि जो उनके जो जाति रिलेशनशिप थे, चाहे वो ऑपोजिशन के साथ क्यों ना हो, मतलब कि वो संबंध रखते थे। वो ऐसे आदमी थे जो सबके साथ संबंध रखते थे और उनको मालूम था कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं नाराज करोगे तो साथ भी लेना पड़ेगा किसी ने, तो नाराज करने का कोई किसी को फायदा नहीं है। तो मेरे तो खैर व्यक्तिगत उनके साथ जो संबंध थे उसके बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संभाला कोई और शख्स कभी नहीं संभाल सकता था। बुरे वक्त में संभालते थे, अच्छे वक्त में खुद कुछ नहीं लेते थे, कभी पद नहीं मांगा, कभी मिनिस्ट्री नहीं मांगी। हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति जो उनका पैशन था, कमिटमेंट थी, वो मैंने आज तक किसी कांग्रेसमैन में नहीं देखी। तो हमारे लिए तो एक समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे खुद के लिए, देश के लिए ऐसा व्यक्ति जो हम इतनी जल्दी और इस कोविड की वजह से चले जाए, हम सबको बहुत नुकसान हुआ है, देश को, कांग्रेस को और मुझे खुद को।
शिवनी के पेंच नेशनल पार्क में सैलानी बाघ बाघिन को देखकर बड़े ही रोमांचित हो उठे हैं। नजदीक से उन्हें बाघों का दीदार हो रहा है। बीते दिनों सैलानियों ने 10 से 15 फीट की दूरियों में सड़क पार करके अटखेलियां करते हुए शिकार को मुंह में दबाकर ले जाते हुए दृश्य को देखा और अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। खासकर सैलानियों ने बाघों का दीदार कर्मा झीरी और खबासा रोखड़ क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सैलानियों ने कॉलर वाली बाघिन यानी सुपर मॉम को भी देखा जो गर्भवती है। रोंज में विदिशा कलेक्टर पंकज जैन द्वारा आदेश दिए जाने के बाद भी उन्हें माना नहीं जा रहा है। शासकीय कार्यालय में सभी कर्मचारी व आने वाले लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। के न्यूज टीम के पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें सिरोंज की एसडीएम अलीशा एक मीटिंग लेती दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ज्यादातर शासकीय कर्मचारी व एसडीएम द्वारा खुद मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ग्यारसपुर का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक प्राचीन मानसरोवर तालाब गंदगी से भरा हुआ है। ये तालाब 60 बीघा में फैला हुआ है, जिसमें 80 से 90% जलकुंभी से ढका हुआ है। इंसान तो क्या, जानवरों के पीने का पानी भी नहीं यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा। इस तालाब के चारों तरफ मठ मंदिर गुफाएं लगी हुई हैं, जो कि एक आस्था का केंद्र भी है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत से लेकर जनपद तक कई बार आवेदन दे चुके हैं कि कोई सुनवाई होती ही नहीं है। ऐतिहासिक धरोहर अपनी पहचान खोता जा रहा है। जब ग्राम के सचिव से ये बात की गई तो उनका कहना था प्रस्ताव जनपद में भी दिया गया है, जिससे ही स्वीकृति मिलती है वैसे ही इसकी सफाई के लिए कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। तालाब माना जाता है और इसे मतलब देखने में बहुत ही अच्छा है और लोग बाग यहाँ नहाने आते थे सुबह सुबह, और यहाँ पे सब लोग यहाँ नहाने आते थे और खूब ही अच्छा है। भगवान का मंदिर है, यहाँ पर आनंद गुफाएं बैठने आते थे। लेकिन अब हम नहाने आए हुए थे, लेकिन तालाब का ये देखा हाल तो नहाने की इच्छा नहीं हुई हमारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी। ये प्रसन्नता और गर्व का विषय है। हमारे वैज्ञानिक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जल्द ही वैक्सीन आ जाए, और बहुत जल्द ही वैक्सीन आने की संभावना है। इसके लिए ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आज बैठक में ये विचार किया गया है कि वैक्सीन आने पर टीकाकरण का काम कैसे किया जाए। उसकी हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी कर रहा है। खबर भोपाल से, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने हाल ही में प्रदेश में हुए उपचुनाव को लोकतंत्र की हत्या बताया। इसके साथ ही शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सलाह दे डाली। दरअसल जीतू पटवारी ने रुकी हुई शिक्षकों की भर्ती, जेल प्रहरी परीक्षा, बिजली बिल और मार्केट में ब्लैक हो रही यूरिया को लेकर के जमकर निशाना साधा और नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश को अपराध प्रदेश बनने से रोकने की सलाह दी है।
जिम्मेदारी लेते हुए कुछ इस पे करेंगे, मतलब करना चाहेंगे, नाम बदलना या फिर पद से इस्तीफा, ऐसा कुछ? आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने वो बातें याद दिलाई जिसको मैंने चुनाव के दौरान कही। पर चुनाव के दौरान जो बातें जिस प्रकार से हमने कही उस पर हमें विश्वास था, भरोसा था, और हमने कहा था सरकार फिर से कमलनाथ जी की बनेगी, ये विश्वास के साथ कहा। मध्य प्रदेश में जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी इससे पहले नहीं बनी थी। खरीद फरोख्त की व्यवस्था से इनकार न भारतीय जनता पार्टी करती है, न वो लोग करते हैं जो चुन के आए, बिक के गए और वापस आए, वो भी नहीं करते। खबर सलवानी से, जहां पर 4 लेन सड़क का निर्माण कर रही निर्माण एजेंसी की मनमानी को देख कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर के तहसील कार्यालय पहुंचते हैं। यहां पर मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाम संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार ब्रजेश सिंह को सौंपा तथा निर्माण एजेंसी की मनमानी पर अंकुश लगाए जाने, MPRDC के द्वारा निर्धारित नियमों के तहत निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की गई है। करोड़ के एस्टीमेट का नगर सिलवानी में जो डिवाइडर रोड पुल और नाली का निर्माण हो रहा है, संबंधित ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से जो एस्टीमेट है और नक्शा है उसके अनुरूप चौड़ीकरण और नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है। कुछ रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से संबंधित मामला है, वो अभी मेरे संज्ञान में आया है और उसको संबंधित को भिजवा दे रहे हैं। जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई इस पर की जाएगी। जबलपुर आवास योजना की राशि प्रदान न होने की वजह से कांग्रेस जिला कमेटी द्वारा नगर निगम का घेराव किया गया। उनका कहना है कि 1500 मकान स्वीकृत किए गए, अभी तक मात्र 86 मकानों की राशि आवंटित की गई है। वहीं आधी अधूरी आवास योजना की राशि प्राप्त न होने की वजह से जबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर निगम का घेराव किया जाता है। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों पर यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान स्वीकृत हुए थे उनकी राशि नहीं दी जा रही। परेशान लोगों ने आज नगर निगम का घेराव किया। घेराव करने के बाद एक ज्ञापन दिया गया जिसमें अधिकारियों से मांग की गई कि जल्द से जल्द गरीब परिवारों को जो राशि स्वीकृत हुई है उनको प्रदान की जाए। वह उनका यह भी कहना है कि यदि ये राशि प्रदान नहीं की गई तो हम आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की इनका प्रथम किस्त जो है 1500 लोगों का इनका कहना है कि जियो टैगिंग कंप्लीट हो गई है, उसकी राशि अभी तक वितरण नहीं हो पाई है। तो हम इसमें शीघ्र ही जो है इसमें आगामी कार्रवाई करके इनकी राशि वितरण करवाएंगे। अभी 1 सप्ताह के अंदर काम करने के लिए आदेश किया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर सभी लोग के खातों में जितना हो सके काम आरम्भ करेंगे। और यदि ये काम आरम्भ नहीं हो पाया तो हमारे क्षेत्र के लोगों में इतना आक्रोश है कि आने वाले जो निगम के चुनाव हैं उसका खुलेआम बहिष्कार करेंगे और उस रानी लक्ष्मीबाई। बड़वानी जिला मुख्यालय के समीपस्थ नर्मदा पुल के धार जले वाले छोर की ओर से मंगलवार सुबह एक शादीशुदा युवक ने युवती को रिवॉल्वर से गोली मार दी और इसके बाद उसने खुद पर भी फायर कर लिया। युवक व युवती को तुरंत घायल अवस्था में बड़वानी जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने दोनों की हालत स्थिर बताई। परिजनों की माने तो युवक शादीशुदा होकर 2 बच्चों का पिता है। वहीं 4 दिन बाद 28 नवंबर को युवती की शादी होने वाली है। युवती के परिजनों ने बताया कि मंगलवार सुबह नर्मदा पुल के समीप स्थित नर्मदा मंदिर में वे बेटी की शादी का आमंत्रण पत्र रखने आए थे। जैसे ही कार से लौटने लगे तो बाइक से नर्मदा नगर निवासी 26 वर्षीय करण पिता मनसाराम आया और बाइक कार के सामने अड़ा दी। बताया जा रहा है कि युवक और युवती दोनों पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं, लेकिन किस पद पर तैनात हैं और कहां पदस्थ हैं ये बताने से परिजन बच रहे हैं।
सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में सीएम शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी माने जाने वाले एवं पूर्व वन विकास निगम के अध्यक्ष व कद्दावर नेता गुरु प्रसाद शर्मा पर एक युवक ने जानलेवा हमला किया। वहीं पीड़ित नेता गुरु प्रसाद शर्मा ने बताया कि सुबह अपने घर के बाहर आंगन में खड़े थे। उसी समय एक युवक ने मिलने के बहाने करीब आया और एयर गन निकाल करके माथे से लगाकर चला दी। वहीं गुरु प्रसाद शर्मा ने माहौल को भांपते हुए एयर गन की नाल को उठा लिया, जिससे माथे पर मामूली चोट आई। वहीं इस घटना के बाद पुलिस बल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ सीहोर एसपी एसएस चौहान भी मौके स्थल पर पहुंच जाते हैं और पूरी घटना का जायजा लिया है। सुबह जो घटना घटी वो आपको गया थे। उसके बाद जो घटनाक्रम में जो आरोपी युवक है वो पुलिस की गिरफ्त में है। जो इसके द्वारा एयर गन का छोटा स्वरूप प्रयोग किया गया था वो भी पुलिस के कब्जे में है। उसके जिस तरह से भौतिक साक्ष्य संकलन करना चाहिए वो कर लिए गए। कटनी के उमरिया पान थाना क्षेत्र के बनेरी गांव में अनियंत्रित बाइक सड़क पर गिर गई। घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो जाती है। एक छात्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि 3 छात्र सहित एक युवक घायल है। थाना प्रभारी गणेश प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को उमरिया पान अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हर्ष और लोकेश को जिला अस्पताल भेज दिया, जहाँ उपचार के दौरान हर्ष पांडे ने दम तोड़ दिया। बनेरी के तीनों छात्रों का उमरिया पान अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस दिलीप श्रीवास्तव व हर्ष पांडे दोनों का पोस्टमार्टम करा करके पुलिस प्रशासन उनकी लाश उनके परिजनों को हवाले कर दी है एवं पुलिस प्रशासन प्रकरण दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। खबर सिवनी से है, जहां पर सिवनी मुख्यालय से 90 किलोमीटर की दूरी में चारों ओर जंगलों और पहाड़ियों से घिरे ग्राम अतरिया टोला में सड़क बन जाने से ग्रामीण बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अपनी खुशी का इजहार ढोलक बजाकर नाच गाकर कर रहे हैं। सिवनी जिले के छपारा विकासखंड की ग्राम पंचायत पीपा ढाना के अतरिया टोला गांव की, जहां पहाड़ी के बीचों बीच खेतों पर 200 लोगों की आबादी है, लेकिन आज़ादी के पहले से इस गांव में कोई सड़क मौजूद नहीं थी। यहां के लोग उबड़ खाबड़ पहाड़ों की पथरीले रास्ते से होकर 15 दिन में एक बार छपारा की बाजार आते थे, लेकिन सड़क बन जाने से रास्ता आसान हो गया है। उस विषयांतर्गत जो आप बता रहे हैं सड़क, उसकी बहुत आवश्यकता है और काफ़ी समय से ग्रामीण मांग कर रहे थे। जनपद के माध्यम से भी सूचना आई थी, उसके आधार पे उसको स्वीकृत किया गया है। और ये उद्देश्य भी है प्रशासन का और सरकार का कि जहाँ सुदूर क्षेत्रों में इस तरह की आवश्यकताएं उसकी पूर्ति की जाए। तो ये तो हर्ष का विषय है कि ग्रामीणों को इस रोड से लाभ मिल रहा है और वो इससे प्रसन्न है। अब वो व्यापक क्षेत्र होता है और जैसे जैसे भ्रमण से या फीडबैक से जानकारी मिलती है, नियम से परीक्षण करने के बाद में रोडें स्वीकृत होती हैं, तो उस आधार पर ये कार्य होगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हर कोई सकते में आ चुका है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सभी राज्यों में विशेष सावधानी बरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करी। पीएम मोदी ने राज्यों से कोरोना केस की जानकारी, बचाव के लिए अपनाए जा रहे तरीके और केंद्र के सहयोग को लेकर के चर्चा की है। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे हैं। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक में क्या कुछ कहा और राज्यों के सीएम ने क्या कुछ एक्शन प्लान बताया है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में चर्चा की। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।
बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को सतर्कता बरतने को कहा। इसी बीच कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते, बल्कि ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। कुछ लोग इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी को राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान जब हरियाणा सीएम ने अपने राज्य को लेकर बात कर रहे थे, तब उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने बीच में टोका। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर अपने संबोधन के दौरान राज्य में कोरोना के आंकड़ों की जानकारी दे रहे थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि आंकड़े तो हमारे सामने पहले से ही आ चुके हैं, आप कोरोना को रोकने के लिए क्या करें, रणनीति क्या अपनाई जाए, इस पर फोकस करें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की शुरुआत में एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें सभी राज्यों के ताजा आंकड़े, एक्टिव केस, मौतों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई थी। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोविड की तीसरी लहर का इतना असर कई कारणों की वजह से पड़ा, जिनमें सबसे अधिक प्रदूषण जिम्मेदार है। नए मामले सामने आए थे और उसके बाद से मामले तेजी से कम हो रहे हैं। केजरीवाल ने केंद्र से अतिरिक्त आईसीयू बेड देने की अपील की। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से जीएसटी बकाया जारी करने की मांग की। कोरोना के लिए ममता ने बंगाल से सटे भूटान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ आधार पूनावाला के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया, जो वैक्सीन के आने के बाद उसके समय पर डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करेगी। वहीं ये टास्क फोर्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम के संचालन की भी देखरेख करेगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तस्वीर साफ है, कोरोना वैक्सीन की तारीख को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, पीएम मोदी ने वो दूर कर दिए हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग अभी थमी नहीं है। वैक्सीन की डेडलाइन तय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वैक्सीन वितरण की तैयारी की रूपरेखा साफ कर दी है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अभी तय नहीं कर सकते कि वैक्सीन की कितनी डोज होंगी। तस्वीर साफ है कि कोरोना से जंग अभी जारी है। सतर्कता और सावधानी ही बचाव है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़ यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार।